नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और उस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। कानूनी पेचीदगियों के चलते कई बार लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और वो न्याय के लिए भटकते रहते हैं। इसी अंतर को दूर करने के लिए हमने इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में कानूनी सलाहकार से आपकी समस्याओं का निदान करने की हम कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे कंपनियों के परिसमापन से जुड़े क्या है कानून, और इस विषय में अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे कानूनी सलाहकार से पूछ सकते हैं, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, किसी भी एक नंबर पर आप कॉल कीजिए, अपनी समस्या क्या है आप हमें बताइए और हमारे कानूनी सलाहकार आपकी समस्या का निदान करेंगे। और अगर इसके अलावा भी कोई कानूनी समस्या आपको है जिससे आप बड़े परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा, तो आप परेशान मत होइए, हमें कॉल कीजिए और हम आपकी हर समस्या का समाधान आपको देंगे। और 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किसी भी एक नंबर पर कॉल कीजिए। तो कंपनियों के परिसमापन से जुड़े क्या है कानून, आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। इससे जुड़े अगर आपकी कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कीजिए। और अगर कोई और भी आपकी दिक्कत है, कोई समस्या आपकी है जो आप जिसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, तो अब परेशान मत होइए, हमें कॉल कीजिए और हमारे कानूनी सलाहकार आपकी हर समस्या का निदान आपको देंगे। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इन नंबर में से किसी पर भी कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान हम आपको देंगे। और कंपनियों के परिसमापन से जुड़े क्या कानून है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सौरभ बसु अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है सर आपका। अजय कुमार सिंह अधिवक्ता, हाईकोर्ट बेंच लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी सर स्वागत है। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे दर्शक भी लगातार हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। जैसे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, दिल्ली से सरिता हमारे साथ जुड़ी हैं। बताइए सरिता, क्या दिक्कत है आपकी? सर नमस्कार जी। हेलो जी सरिता बताइए। सर ऐसा है कि मेरे ना शादी हुई थी, तो मैं 2-3 महीने सर अपने घर गई थी, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ आ गई। सर मैंने ना 498A का केस ह्यूमन सेल से मेरा रजिस्टर होके थाने में आ चुका है। आज 10 महीने हो गए हैं। जो आईओ है वो सारे बिल वगैरह भी चेकिंग करा चुकी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि थाने से हमारी चार्जशीट कब बनेगी और कोर्ट में जाएगी? जी ठीक है। सौरभ बसु जी, देखिए, इन्होंने कहा है कि इन्होंने 498A का मुकदमा दायर किया है, लेकिन चार्जशीट नहीं आ रही, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है पुलिस के ऊपर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी इस चीज को। उनको टाइम बाउंड करने के लिए आप कितने समय आपका बीता है, एक तो 3 महीने का समय जो होता है 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करने का, अगर वो नहीं कर पाते हैं, कोई एविडेंस नहीं मिल पाता है, तो उनको आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो एक क्रिमिनल रिट हाईकोर्ट पे कर सकते हैं कि आप उसको एक सीमित दायरे में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करने के लिए और जल्दी से इसमें कंप्लीट पुलिस रिपोर्ट लगाने के लिए 173 में ये कर सकते हैं हाईकोर्ट में एक रिट। जी सरिता जी, तो जो आपको हमारे कानूनी सलाहकार सलाह दे रहे हैं, आप उन्हें जरूर अपनाइए, आपकी जो भी समस्या है जरूर दूर हो जाएगी। आज का हमारा जो मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो यही कि कंपनियों के परिसमापन से जुड़े क्या है कानून। अजय कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले में क्या कानून इससे जुड़े हुए? नया कंपनियों के परिसीमन के लिए नया कानून बन गया है 2013 में। उसके अनुसार अगर कंपनी को वाइंड अप करना है, उसका परिसमापन करना है, तो 2 तरीके की व्यवस्था है परिसमापन के लिए। जी। एक तो ये है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसके माध्यम से कंपनियों का परिसमापन किया जा सकता है। दूसरा, कंपनी वॉलंटरली कर सकती है, स्वेच्छा कर सकती है। जी। तो ये 2 व्यवस्थाएं हैं जिसके अनुसार हो सकता है। और वो स्थिति में अगर ट्रिब्यूनल के माध्यम से होता है
तो उसके लिए यह है कि जब कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं रह जाते कि वो ऋण अदायगी करने में उसको दिक्कत है, ऋण अदायगी करने में या जो उसके ऊपर अमाउंट ड्यूज है उसको क्लियर करने में अगर वो असक्षम है, तो वाइंडिंग अप की कार्रवाई शुरू हो जाती है, परिसमापन की कार्रवाई शुरू की जाती है। और दूसरा अगर वो कंपनी वॉलंटरली करना चाहती है तो किसी टाइम फ्रेम पीरियड के लिए ही उसको अनुमोदन रहता है कि आप इतने टाइम के लिए ही बिजनेस कर सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं हमारे यहाँ। अगर वो पीरियड खत्म हो गया तो कंपनी उस पीरियड के बाद वाइंड अप उसको करना पड़ेगा, वो कंपनी कंटिन्यू आगे नहीं कर सकती है जी। इसके अलावा ये भी व्यवस्था है कि अगर कंपनी ने स्वेच्छा निर्णय लिया कि हमको नहीं आगे बिजनेस इस पे नहीं करना है, तो वो कर सकती है, एक प्रपोजल होगा उस पर कर सकती है जी। ये दो तरीके की व्यवस्थाएं दी गई जी। बिल्कुल अजय जी, हम विस्तार से करेंगे चर्चा। और इसी बीच अरुण दिल्ली से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, शादीशुदा महिला द्वारा मैट्रिमोनियल साइट पर अवेटिंग डाइवोर्स लिखकर प्रोफाइल बनाना अपराध है या नहीं, और अगर यदि यह अपराध है तो आईपीसी के किस सेक्शन के तहत आता है? ठीक है, सौरभ बसु जी। क्या इन्होंने कहा है, क्वेश्चन एक बार फिर से दोहराइएगा। ये कह रहे हैं जिस तरीके से मैट्रिमोनियल साइट है उसमें जिस तरीके से अगर कोई महिला है उसने एक बार फिर से क्वेश्चन जान लेते हैं। अरुण जी, एक बार फिर से अपना क्वेश्चन दोहराएगा। शादीशुदा महिला द्वारा मैट्रिमोनियल साइट पर अवेटिंग डाइवोर्स लिखकर प्रोफाइल बनाना जी अपराध है या नहीं, यदि यह अपराध है तो आईपीसी के किस सेक्शन के तहत आता है? जी देखिए, अवेटिंग डिवोर्स तो उन्होंने लिख ही दिया है, एक फैक्ट तो उन्होंने डाल दिया है कि डिवोर्स उन्होंने अप्लाई कर दिया है, अभी न्यायालय में पेंडिंग है। अब न्यायालय में पेंडिंग है, ये इसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकती है। ये चीटिंग का मामला एक हो सकता है कि आप मैट्रिमोनियल में डाल रहे हैं क्योंकि आपका डिवोर्स हुआ नहीं है, आप बाइगमी के श्रेणी में आते हैं, तो ये 494 आईपीसी में धारा है कि अब दो शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप शादी के लिए आप खुद एंटर करते हैं उनके साथ शादी करने के लिए। अगर आप शादी कर रहे हैं और आप खुद ही इसमें इच्छुक हैं, क्योंकि वो साइट में जो दे रही हैं वो एक प्रपोजल है, वो एक्सेप्ट आप कर लेते हैं, तो ये आपकी गलती होगी फिर, क्योंकि उन्होंने फैक्ट लिख दिया है कि अवेटिंग डिवोर्स। अब डिवोर्स अभी उनको मिला नहीं है, ये चीज आप जान लीजिए और उसके बाद आप इस पे आगे बात बढ़ाइए। यानी कि ये कोई अपराध नहीं हो उनकी ओर से, क्योंकि वो तो उसमें जो भी है सच दिखा रही हैं, सच लिखा रही हो। जी बिल्कुल। अरुण जी, लगता है आपको जो जवाब है आपको मिल गया होगा। सौरभ जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, आपसे भी जानना चाहूंगी कि कंपनियों के परिसमापन से जुड़े क्या कानून है? हाँ देखिए, ये 1956 में एक एक्ट बना था, कंपनीज एक्ट, उसमें प्रोविजंस दिए गए थे। अभी अमेंडमेंट करने के बाद उस एक्ट को 1956 के एक्ट को रिपील कर देते हैं और 2013 में एक एक्ट कंपनीज एक्ट बन गया है जिसके तहत कंपनीज वाइंडिंग अप अब हो रही हैं। तो 271 से लेके कंपनी वाइंडिंग अप की प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें अजय जी ने भी कहा कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी है और उसके बाद एनसीएलटी के द्वारा भी है। तो इसमें एनसीएलटी के द्वारा जो है वो क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप है। क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप में भी दो प्रकार के हैं, या तो क्रेडिटर्स स्वेच्छा से उसको कहे कि आप नहीं दे पा रहे ऋण, यहाँ ऋण देने की बात जो है वो 500 रुपए भी अगर होता था पहले, वो 500 रुपए का बढ़ा के 1 लाख रुपए की लिमिट कर दिया है। अगर 1 लाख की देनदारी है कंपनी को, तब भी आप क्रेडिटर बन के आप उनका वाइंडिंग अप कर सकते हैं उनकी कंपनी को। तो ये सारी प्रक्रिया आप एक नोटिस देंगे, आप 1 लाख रुपए का दिखा सकते हैं कि 1 लाख रुपए बकाया है, और उस इनवॉइस के तहत आप एक नोटिस उनको सर्व करेंगे और विद इन 30 डेज आप उसमें वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। अब एक नया कानून आ गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसमें प्रोविजन दिए गए हैं कि अगर कंपनी देने में अक्षम है, पैसा न देख पा रही है, अगर वो नहीं चला पा रही कंपनी, तो वो वाइंडिंग अप करने के लिए अपना प्रपोजल देती है कि अगर हमारी कंपनी को फिर से इसको तैयार कर ले, फिर से कोई लेने के लिए इच्छुक हो, मार्केट में फ्लोट कर दे, काम कर सके, तो वो आ सकते हैं
बिड कर सकते हैं उसके लिए। तो उसके लिए भी एक प्रोविजन दिया गया है, एनसीएलटी में जाके वो अपना एप्लीकेशन दे सेक्शन 10 में, और उसके तहत कार्रवाई होगी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होंगे और उसको फिर से काम उस कंपनी का किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ राम जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक बिहार से। राम बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल है कि मेरे माँ के नाम वसीयतनामा था, हम लोग को पहले जानकारी नहीं था, मालूम हुआ है तो वो रजिस्ट्री ऑफिस में खोजने को पता लगा कि आपने पावर नहीं लिया था, पैसे लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है मेरी माँ मर गई, हम लोग को पता नहीं कि वो प्राइवेट बनाई कि नहीं बनाई। अब हमें क्या करना होगा जो हम कहीं न्यायालय में अगर दिखलाते हैं तो कहीं फंसते तो नहीं है? जी अजय कुमार जी, इनके लिए यह है कि वो देखना पड़ेगा कि वसीयत किस लिए था। वसीयत दो तरीके की होती हैं, एक तो रजिस्टर्ड, दूसरी अनरजिस्टर्ड। अगर इनकी रजिस्टर्ड वसीयत है तो उसके आधार पे ये क्लेम कर सकते हैं, और इनको एक मुकदमा जिस कोर्ट में भी होगा जहां पे जमीन किसके नाम गई है किसके नाम नहीं गई है देखना पड़ेगा, और उस वसीयत के आधार पे ये कॉम्पिटेंट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और वहां से न्याय इनको मिलेगा। बिल्कुल। तो राम जी, जो आपको बताया है हमारे कानूनी सलाहकारों ने, जो उपाय बताए हैं आप उनको जरूर कीजिए, जरूर आपकी जो समस्या है दूर हो जाएगी। सर, जिस तरीके से हम जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो समापन है ये 3 तरह के भी होते हैं, 3 प्रकार के भी होते हैं। सौरभ जी, सौरभ जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, अभी नहीं आ रही है, अब आ रही है। जी सौरभ जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कंपनियों के परिसमापन के लेकर, इसमें जो कंपनियों का समापन होता है ये भी 3 तरीके के होते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन से 3 तरीके हैं? देखिए, वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है, आप क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप होता है, और इसमें जो एनसीएलटी के द्वारा आपने जो किया गया है ये दिया गया है आपको। वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है जब कंपनी अगर खुद से डिसाइड कर ले ये इस चीज को कि अब इस कंपनी को नहीं चला सकते हैं, इनके ऊपर बहुत देनदारी हो गई है, और ये स्वेच्छा से बोर्ड रेजोल्यूशन करते हैं कि अब ये कंपनी को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट होता है क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप। जो क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप ये किया जाता है तब जब क्रेडिटर्स ये कहते हैं कि बकायादार जो आते हैं कंपनी में पैसा लेने के लिए, और उनकी एसेट के तहत वो पैसा लेना चाहते हैं, तो वो वाइंडिंग अप की एक प्रोविजन 271 में 2013 के उसमें दिया है। एक महीने की नोटिस देने के बाद वो वाइंडिंग अप की प्रक्रिया वो चालू कर सकते हैं। जी। तीसरा प्रोविजन है जो आप एप्लीकेशन देके उसको एनसीएलटी के द्वारा पूरी कार्यवाही करने के बाद आप एक उसको वाइंडिंग अप की सिचुएशन में ले जाते हैं। उसमें आपकी ये जो आपका एनसीएलटी के द्वारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है, वो काम कर सकता है कि नहीं, वो कंपनी फिर से रिवाइव कर सकती है कि नहीं, उसकी रेजोल्यूशन को आती है कि नहीं, ये सारी चीज देखने के बाद अगर बन पड़ता है कि वो कंपनी काम कर पाएगी तो वो रिजॉल्व कर देंगे। अगर नहीं होगा तो एनसीएलटी द्वारा बाय कोर्ट द्वारा, अब वो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया, पहले कोर्ट था, कोर्ट के द्वारा वो कहा जाता है कि वो वाइंडिंग अप होगा। ओके सर, ठीक है, हम विस्तार से इस पर भी आगे बढ़ेंगे, ये तीनों जो हैं इन पर भी चर्चा विस्तार से करेंगे। और इसी बीच बेगूसराय से नील कलम हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए नील, क्या जानना चाहते हैं आप? आवाज आ रही है अब तक मेरी? संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया हमारे दर्शक से, फिर से हम संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। अजय कुमार जी, जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं, 3 जो तरह के होते हैं, जिस तरीके से भी बताया सौरभ बसु जी ने कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, और इसी के साथ जो अनिवार्य परिसमापन भी है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप भी इनके बारे में जरा विस्तार से बताएं। एक चीज इस क्रम में और भी मैं बताना चाहता हूँ कि दर्शकों को जानना आवश्यक है, वाइंड अप और डिसोल्यूशन दोनों में अंतर है। कंपनी एक लीगल पर्सन है, उसकी लीगल आइडेंटिटी होती है, कंपनी के नाम से मुकदमा दाखिल हो सकता है। वाइंड अप होने पे कंपनी की संपत्तियां तो समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उसकी लीगल आइडेंटिटी बनी रहती है। जानना दर्शकों को बहुत आवश्यक है कि जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक उसकी लीगल आइडेंटिटी बनी रहती है।
वो अपने नाम से केसेज कर सकती हैं, उसके पास एसेट्स तो नहीं होंगे, वाइंड अप के बाद एसेट्स नहीं होंगे, लेकिन वो लीगल आइडेंटिटी उसकी बनी होती है, डिसोल्यूशन उनका जब तक कि न हो जाए। और जब ये कंपनी घाटे में चली जाती है, तब ये ऐसी स्थिति होती है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि हमको इसको वाइंड अप करना है, उसके लिए पिटीशन दाखिल करनी पड़ती है ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल ये डिसाइड करता है, उस पर ऑब्जेक्शन होता है, 30 दिन का ऑब्जेक्शन देना होता है। 30 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन उसकी जो एसेट्स हैं उस पे लेके जी, अगर वो 30 दिन में नहीं हो पाया तो 30 दिन का फर्दर टाइम उनको मिलता है। जी बिल्कुल, उस दौरान ये जी ठीक है सर, हम आगे बढ़ेंगे इसमें विस्तार से, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी बीच नील कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेगूसराय से। नील कमल जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप, क्या सवाल है आपका? जी मैडम जी, मैं बेगूसराय से बोल रहा हूँ मैडम। जी सवाल क्या आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मैं एक बार एक कंपनी में मैंने काम किया था, तो उसमें मैडम क्या था, जो हमारा जो पीएफ था मैडम, वो पीएफ का कुछ फंड मेरा मैडम फंस चुका था। उसके लिए मैडम क्या करना होगा जो हो जाए, और आज तक हमें फिर उसके बाद हमने कॉल किया तो IPF नंबर दिया ही नहीं हमको। आपका जो पीएफ फंड है वो आप नहीं निकाल पा रहे हैं, जिस कंपनी में आपने काम किया था, आप कैसे इस पीएफ फंड को निकाले, ये जानना चाहते हैं आप? मतलब हम मैडम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। ठीक है, हम आपके सवाल को सौरभ बसु जी से जान लेते हैं, मुझे लगता है बेहतर वो ज्यादा समझ रहे होंगे। सौरभ बसु जी देखिए, इनका जो पीएफ फंड है ये एप्लीकेशन वो देंगे, जो एम्प्लॉई है इनके, जो एम्प्लॉयर है इनके, तो उस हिसाब से वो पैसा दे देंगे जो इनका कटा होगा। इसके लिए कोई इनको विशेष कुछ वो करना नहीं है, एप्लीकेशन वो देंगे, जितने साल का इन्होंने काम किया है, जो भी सैलरी इन्होंने ड्रॉ किया है, जहां जितना पीएफ कटा है वो सब कैलकुलेट करके उनको दिया जाएगा। इसमें कोई इन्होंने कोई एनोमली तो बताया नहीं कि कोई त्रुटि है, कहीं पे कोई रोका गया है या क्यों नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा कोई बात है तो तब उसकी चर्चा फिर आगे हम लोग आगे की कर सकते हैं। इनमें तो इनको मेरे ख्याल से नॉर्मली जो इनका पीएफ नंबर और यूएन नंबर है उसके जरिए ये पता करके, और उसका जो फंड है अब तो ऑनलाइन है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सौरभ जी, जिस तरीके से हम इन तीनों जो प्रकार हैं, जो तीनों तरह इन पर चर्चा कर रहे थे, अजय कुमार जी भी जो बता रहे थे, क्या क्योंकि जब इस तरीके की स्थिति आती है, किसी जो कंपनी होती है परिसमापन की ओर ये बढ़ती है, क्या ये भी जानना चाहूंगी इसमें जो कानूनी अधिकार भी होते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसमें और कर सकते हैं? देखिए, मेरा ये एक मानना है, मैंने जो स्टडी किया है, जितना मेरी नॉलेज है मैं उतने ये कह सकता हूँ, ये जो वाइंडिंग अप की प्रोसेस थी, पहले वाइंडिंग अप का प्रोसेस, आप कंपनी नहीं चल पा रही थी, पहले सिक कंपनी डिक्लेयर कर देते थे तो वो अपने एसेट्स को वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो एसेट्स को उनको गवर्नमेंट के द्वारा वो अक्वायर कर लिया जाता था, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देते थे, उसको फिर वो बेच ही दिया जाता है बिड करके, तो उसमें कंपनी का कोई से नहीं रहता। अगर वो बकायेदारों का पूरा धन दे दिया जाए, अगर उसका कुछ बचता है तब वो उसके शेयर होल्डर्स को पैसा वापस मिलता था, वो बहुत ही मिनिमल चांसेस होते हैं उसके। लेकिन यहाँ पे एक चीज अब जो नए एक्ट के द्वारा हुआ है, उसमें एक रेजोल्यूशन करने की बात, मैंने जो चर्चा पहले भी किया कि अब रिवाइव करने की कोशिश की जाती है कंपनी को, जो सिक कंपनीज है उसमें पैसा लेके मार्केट से आप पैसा उठा लेते हैं और उसको एक मर्जर टाइप के उसमें करके उस कंपनी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी जहां बंद हो जाती है, कंपनी के एसेट्स बिक जाते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीज हो जाते हैं, वहां पे ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता था पहले। अब वहां पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे दिया जाता है चार्ज कि आपको 180 दिन का समय है, 180 दिन में आप मार्केट से कंपनी ऑफ क्रेडिट जो क्रेडिटर्स की लिस्ट है उसमें से आप उसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से मीटिंग करिए, अगर उनमें से कोई रिजॉल्व कर सकता है, कोई रेजोल्यूशन दे सकता है तो वो दे, अगर वो नहीं कर सकता है तो मार्केट से आप मंगवाएं। 180 दिन के अंदर अगर आपने चालू करवा दिया कंपनी तो वेल एंड गुड, अगर एक मौका और भी चाहिए तो 90 डेज का ग्रेस पीरियड और एनसीएलटी आपको प्रदान कर सकती है, उसमें अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर तब भी नहीं करती है तब वो वाइंडिंग अप की सिचुएशन में जाती है। तो एक आपके पास समय है जिसमें 180 प्लस 90 दिन का है,
जिसमें आप इस ड्यूरेशन में आप कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज वो कंपनी के जितने आपके गुडविल बने थे, जितना आपका एसेट बना था, सारी चीजें आपकी नष्ट हो जाती है और कंपनी जीरो पे आ जाती है फिर से। तो ये कंपनी का वाइंडिंग अप एक प्रोसेस जो है, वो कंपनी की वाइंडिंग अप को रोकने के लिए हम लोग की इसमें बहुत आगे की काम की गई है। तो 2013 के एक्ट के बाद 2016 में ये आईबीसी कोड आता है, जिसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कहा गया है। वो एनसीएलटी से डायरेक्टली लिंक्ड अप है। वो आईबीसी के तहत सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में आप खुद से क्रेडिटर आप हैं तो आप भी जा सकते हैं। अगर कंपनी खुद चाहे कि भाई हम नहीं चला पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, इस समय इतने फंड्स नहीं है कि हम अपना अक्रू कर सके, अपने एम्प्लॉइज को दे सके, तो वो फिर से मार्केट में जाके उसको एक रेजोल्यूशन मांग सकती है एनसीएलटी द्वारा। ये चीज हो सकता है, तो वो बाइंडिंग अप को उस समय के लिए रोकथाम किया जा सकता है। जी अजय कुमार जी, जिस तरीके से सौरभ बसु जी बता रहे हैं कि जो 180 डेज का टाइम होता है, फिर अगर नहीं हुआ तो 90 डेज का और टाइम होता है, अगर इसमें भी नहीं होता है तो क्या इसके बाद कोई और विकल्प नहीं खुला रहता? नहीं, अगर इस बीच नहीं हो पाता है और आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, नहीं हो पाता है, तो फिर इसमें ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो वो सारी एसेट्स की लिस्ट बनाता है और उसमें वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ और बाइंडिंग की तरफ बढ़ती है। वो फिर रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अमलगमेशन भी हो जाता है, कंपनी एक दूसरी कंपनी में मर्ज कर जाती हैं, ये सभी स्थितियां होती हैं। और एक चीज और मैं इस क्रम में बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि कंपनी हमेशा कर्ज में डूबी हो तभी कर सकती है। कर्ज में डूबना आवश्यक नहीं है। कंपनी को वाइंड अप करने के लिए कर्ज में डूबना आवश्यक नहीं है। वो कर्ज में न भी डूबी हो तब भी वाइंड अप कंपनी कर सकती है। जी बिल्कुल अजय कुमार जी, तो आप हमारे साथ जुड़े। सौरभ बसु जी, अजय कुमार सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को सलाह आपने दी किस तरीके से अगर उनके कोई पेचीदगी है उसे कैसे दूर कर सकते हैं। और लीगल हेल्पलाइन बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ।